बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी अहम और धमाका खेज़ ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि राना सनाउल्लाह जो हैं, इन्हें अपने ओहदे से हटाया जा रहा है, बल्कि आलमोस्ट इनको फ़ारिग कर दिया गया है। इनकी जगह पर कौन जो है वो पार्टी में ओहदा संभालेगा, 2-3 नाम भी सामने आए हैं। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज केस की समाअत हुई है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई थी, इनमें अव्वल तो ये हुआ कि बेंच टूट गया, 7 रुकनी बेंच हुआ। फिर उस 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लेकिन इसके एक दो बड़े अहम और इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से जो बेंच से अलहदगी इख्तियार की गई और जो रीज़न दी गई, ये रीज़न देने के बाद इन्हीं के ऊपर मज़ीद कुछ जो सवालात हैं वो उठ गए हैं। क्योंकि ये जो रीज़न्स हैं ये असल में इस तरह से नहीं बनती कि इन्होंने हवाला दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कि वो पास किया है हुकूमत ने, और इस वजह से बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस के पास नहीं है। हालांकि फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, ये बिल जो है वो इसको मुअत्तल किया गया, इसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने अलहदगी इख्तियार की। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं, उन्होंने कुछ रोज़ कबल एक केस की समाअत की थी, पनामा केस की, जिसमें 436 पाकिस्तानियों के मज़ीद भी नाम थे। एक तो नवाज़ शरीफ का नाम भी था, एक मज़ीद 436 पाकिस्तानी भी थे। और ये केस भी 184(3) यानी कि आज खुद नोटिस के तहत ही, जुरिस्डिक्शन के तहत ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। इस केस को तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से सुना भी गया, इस पर 9 सवालात भी उठाए गए और नेक्स्ट महीने तक मुलतवी भी किया गया। लेकिन सेम ये वाला जो केस है फ़ौजी अदालतों वाला, सिविलियन के ट्रायल्स वाला, इस केस में उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है, सेम सिचुएशन लेकिन दो मुख्तलिफ फ़ैसले। और इसी तरह से जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, आज उनकी जानिब से भी जो रीज़न्स दी गई, उस पर भी मैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने में रखूँगा कि किस तरह से उनके इस डिसीजन के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पैदा होते हैं कि इस तरह से उनको शायद नहीं करना चाहिए था। आज दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस ने भी उनका हाथ पकड़ा और गालिबन उनको बिठाने की भी कोशिश कर रहे थे। वो हाथ क्यों पकड़ा, इस पर भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आगाज़ यहीं से करता हूँ। हुआ आज ऐसे कि 9 रुकनी बेंच था, 11:45 के ऊपर समाअत होना थी। कल जो कास्ट लिस्ट जारी की गई, उस कास्ट लिस्ट के मुताबिक भी 11:45 टाइम दिया गया था, लेकिन आज 12 बजे के बाद जाकर ये जो केस है वो शुरू हुआ और 9 रुकनी जो बेंच था वो कमरा अदालत के अंदर आया। और तारीख़ी मनाजिर थे, और तारीख़ी मनाजिर ऐसे थे कि एक तो जितना अर्सा मुझे हो गया है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, तो फ़र्स्ट टाइम मैंने ये देखा कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनकी राइट साइड पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और उनकी लेफ़्ट साइड पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो बैठे हुए थे। और मेरे ख़्याल से पहला और आखिरी मौका होगा कि जब इन तीनों जजेस को किसी बेंच में इकट्ठे बैठे जो है वो मैंने देखा हो, क्योंकि वैसे भी 3 माह बाद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर हो जाना है, फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद की भी रिटायरमेंट हो जानी है। तो बहरहाल ये तारीख़ी मनाजिर जो थे वो आज कमरा अदालत में मौजूद थे। बहरहाल आज जैसे ही हेयरिंग का आगाज़ हुआ तो चीफ़ जस्टिस जिस तरह से वो हर किसी को कहते हैं कि गुड टू सी यू, तो आज उन्होंने अंग्रेज़ी में तो नहीं कहा लेकिन उर्दू में ये कहा लतीफ़ खोसा साहब से कि आपको देखकर खुशी हुई है। लेकिन उसके बाद जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं और उन्होंने अपनी वो जो सारी 26 मिनट का एक था वो उनकी जानिब से बताया गया और उसमें उन्होंने रीज़न बताई कि वो क्यों इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। उसकी जो रीज़न थी वो ये थी, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पास किया है और इस बिल के मुताबिक क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 3 सीनियर 3 जजेस होंगे चीफ़ जस्टिस को मिलाकर, और वो ये फ़ैसला करेंगे कि अस खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना, या जो बेंच है वो किस तरह का बनाना है, या बेंच की जो तश्कील है वो ये 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करेगी। अकेले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला नहीं करेंगे। तो ये रीज़न थी। और फिर उन्होंने कहा जी कि फिर उसके बाद एक 8 रुकनी बेंच बना और उसने इस बिल को मुअत्तल कर दिया। लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि इस डिसीजन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं मानते। और चूँकि ये जो फ़ैसला है ये जो बिल है ये हुकूमत ने पास किया हुआ है,
तो चीफ़ जस्टिस तो इसको नहीं बेंच बना सकते। तो इस वजह से ये जो बेंच बनाया गया यही गलत है, तो इस वजह से इस गलत बेंच का ही हिस्सा में नहीं बन सकता। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या रेज़ होते हैं, एक तो ये कि चूँकि इस बिल को या एक्ट को जो भी हुकूमत ने पास किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने मुअत्तल किया हुआ है, यानी कि जब तक कोई फ़ैसला नहीं आता इस 8 रुकनी बेंच का, तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो पहले जैसे ही चलते रहेंगे। यानी कि खुद नोटिस का इख्तियार और बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास ही होगा, कमेटी के पास नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आ जाता या जब तक ये मुअत्तल रहेगा। एक तो इसके ऊपर ये बात हो गई। फिर दूसरे नंबर पर ये कि जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, कि इसके ऊपर पहले फ़ैसला होना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जानी चाहिए। तो अब इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हज़ारों केसेस चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे केसेस रोक दिए जाएं, या अगर कोई जो उन हज़ारों केसेस के ऊपर नए बेंच बनाए जाने हैं तो कोई बेंच बनाया ही ना जाए और पहले इस एक केस का फ़ैसला कर लिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो आगे चला जाए और नए बेंच चलाए जाएं। तो ये एक किस्म का आज जो उनका फ़ैसला था कि उन्होंने यही कहा ना कि पहले उसके ऊपर फ़ैसला किया जाए, जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर फ़ैसला अगर करने के लिए बैठ जाएं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई नया बेंच ही तश्कील नहीं हो पाएगा। तो तब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिर कोई केस भी नहीं चलेगा। तो दूसरा सवाल ये जो है वो रेज़ होता है। फिर इसके अलावा अब एक 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो बैठा है और उसने एक डिसीजन दिया और वो केस सुन रहा है, और अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उससे इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है उस फैसले से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर उस फैसले को मानते ही नहीं हैं और ज़ाहिर सी बात है अगर उसको मानते ही नहीं हैं तो फिर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से वो मानेंगे। तो अब ये फिर एक अलग से क्वेश्चन है कि कल को अगर कोई भी जज जो है वो किसी भी फ़ैसले को नहीं मानता और फिर उसके बरखिलाफ़ जाकर अगर करता है तो फिर इस तरह से तो मामलात जो है वो हर कोई अपनी मर्ज़ी के तहत ही चलाता रहेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस भी हो रहे थे अंदर कोर्ट में भी, कानूनी माहिरीन भी अंदर सारी डिस्कशन भी चल रही थी, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इसके बाद रेज़ हुए हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन आपको याद होगा कि कल मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये जो बेंच है अगर टूटेगा तो वो जो रीज़न देंगे वो भी यही रीज़न देंगे कि ये वाला जो बिल है ये आया हुआ है और इसी वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 2 महीने से चैम्बर वर्क कर रहे हैं, किसी बेंच का हिस्सा नहीं है। अभी मेरे ख्याल से इसी वीक में वो किसी एक आधे बेंच का गालबन हिस्सा हैं, तो वो अभी आज सच भी साबित होगी, उन्होंने यही जो रीज़न है वही दी। तो ये देने के बाद वो उठकर खड़े हो गए और फिर उसके बाद जब उठकर खड़े हो तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से उनका जो बाजू है वो पकड़ा भी गया, उनको बिठाने की भी गालबन कोशिश करते रहे, क्योंकि उस दौरान सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से कहा गया कि आपको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, ये 25 करोड़ लोगों का मामला है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो नहीं माने और इसी तरह से सेम जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि उन्होंने भी ये छोड़ दिया, तो मेरी भी यही वजह है, मैं भी इस बेंच का जो हिस्सा है वो नहीं बनना चाहता। और यूँ ये 2 जजेस जो थे वो बेंच में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया और 9 रुकनी बेंच टूट गया और उसके बाद 7 रुकनी बेंच बन गया। और जैसे ये 7 रुकनी बेंच बना उसके बाद ये ख़बर सामने आई कि 1:30 बजे ये 7 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा और तकरीबन 1:40 के करीब इस केस की जो समाअत है वो दोबारा से शुरू हो गई और ये केस जो था वो सुना गया। तो इस केस की जो प्रोसीडिंग है, जो मेरी रिपोर्ट है वो भी मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। इससे आपको ओवरऑल एक तो शुरू की चीज़ें मैंने बताई और ओवरऑल प्रोसीडिंग के हवाले से भी आपको डिटेल जो है वो पता चल जाएंगी। तो ये रिपोर्ट है नाज़रीन मेरी। तो सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बोले, अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है, मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से माज़रत नहीं कर रहा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल का फ़ैसला किया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तायीद करते हुए कहा कि इस वक्त हम 9 जजेस हैं और हम फ़ैसला कर देते हैं, तो इस केस में अपील पर फ़ैसला कौन करेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ आवाम कहाँ जाएंगे, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 25 करोड़ आवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ अहसन ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से केस सुनने की दरख्वास्त की। चीफ़ जस्टिस ने कहा, एतजाज़ साहब ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। तो ये शुरू में चीज़ें हुई। फिर इसके अलावा 9 रुकनी बेंच टूटने के बाद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। नए बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो चीफ़ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल
फ़ौजी अदालतों में चल सकता है। इस पर वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। हमारा मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चले, फ़ौजी अदालतों में नहीं। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इस्तफ़सार किया कि जिस कानून के तहत फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना है, इस कानून को किसी ने चैलेंज किया। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या फ़ौजी अदालतों ने से मुतल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि किस कानून और बुनियाद पर सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख़्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस तरह के ट्रायल से आलमी सतह पर भी मुल्क की बदनामी होती है। यहाँ ये हुआ, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसको छोड़ दिया, जिसने नहीं की इसे पकड़ लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को सुनने वाला बेंच अब यही रहेगा। ये अवाम की आज़ादी का मामला है। तमाम गिरफ़्तार अफराद के दुरुस्त आदाद शुमार जो हैं वो कल तक पेश किए जाएँ और इस केस की जो समाअत थी वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत होगी। और जितने भी लोगों को 9 मई के बाद गिरफ़्तार किया गया है उन तमाम का जो डेटा है वो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब कर लिया गया है। इसके अलावा जो लतीफ़ खोसा थे उनकी जानिब से आलमोस्ट अपने जो दलाइल हैं वो ख़त्म कर लिए गए हैं। फिर जो दीगर इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं, जो उनके वकला हैं, वो भी कल अपने जो दलाइल हैं वो देंगे और फिर उसके बाद आगे जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी। आगे चलकर नाज़रीन दूसरी खबर के ऊपर मैं आता हूँ राना सनाउल्लाह के हवाले से। तो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें हो रही है, जिसमें इनके पार्टी इंतखाबात भी हुए थे और उन नाम नहाद इंतखाबात में बिला मुकाबला शरीफ ख़ानदान जो है वो एक मरतबा फिर से मुंतखब हुआ। तो इसमें मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब की सदारत है उससे राना सनाउल्लाह को ओहदे से हटाने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। इनका ये जो तंजीमी ढांचा है इसमें राना सनाउल्लाह को पंजाब की सदारत से हटा दिया जाएगा, ये फ़ैसला किया गया है। ज़राए का दावा है और हनीफ अब्बासी और जावेद लतीफ़ ये दो नाम सामने आ रहे हैं कि इन दो नामों में से किसी एक को पंजाब में जो सदारत है मुस्लिम लीग नून की वो दी जाएगी। ज़्यादा जो चांसेस हैं वो जावेद लतीफ़ साहब के हैं कि इनको जो सदारत है वो दे दी जाएगी। तो बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून के कुछ इंटरनल मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। इसी के साथ ही एक और बड़ी ख़बर है और ये ख़बर है जी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के हवाले से। तो सरवर ख़ान साहब जो हैं इन्हें गालबन परसों रात के गिरफ़्तार किया गया था। ना सिर्फ सरवर ख़ान को बल्कि इनके जो साहबजादे हैं और इनके भतीजे हैं इनके हवाले से भी इतला सामने आई थी कि इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और गिरफ़्तार करने के बाद आज जो सरवर ख़ान साहब हैं इनकी जानिब से एक वीडियो बयान ये सामने आया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। तो बहरहाल काफ़ी अरसे से जो गिरफ़्तारियाँ हो रही थी इनमें इनकी गिरफ़्तारी की भी कोशिशें थीं, लेकिन ये गालबन शायद कहीं रूपोश थे, काबू में नहीं आ रहे थे, तो ये गिरफ़्तार नहीं हो पाए। लेकिन बिल आखिर ये भी गिरफ़्तार हुए और फिर इन्होंने भी अपना जो वीडियो पैगाम है PTI को छोड़ने का वो जारी किया। इससे पहले भी जिन्होंने जिन की गिरफ़्तारियाँ हुई, जिन्होंने बयान दिए उनको जो है वो फिर रिहाई मिल गई या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको रिहाई मिल गई। लेकिन दूसरे एंड पर बहुत सारे लोग जो अभी गिरफ़्तार नहीं हुए, रूपोश हैं, वो तो ठीक है रूपोश हैं, लेकिन जो गिरफ़्तार हैं वो जेलों में हैं। अली मोहम्मद ख़ान या बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो अभी तक पार्टी को नहीं छोड़े, तो वो इस वजह से अभी जेल में भी हैं और उनके ऊपर बार बार जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो भी डाली जा रही हैं। जबकि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद हो गए, शिबली फराज हो गए, वो अभी तक जो है वो रूपोश हैं। उनको भी इतला यही है कि कोशिश तो की जा रही है कि वो भी काबू में आ जाए और उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाए। और फिर वही चीज़ कि जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तब तक उनको पकड़ा रखेंगे और फिर उसके बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर जो है वो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यही जो चीज़ें हैं वो इस वक्त हो रही हैं। दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक ये जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी। ख़ास तौर पर जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये लार्जर बेंच बनाया गया था और पहली मरतबा इसमें क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को साथ नहीं बिठाते, तो आज उन्होंने बिठा भी लिया, लेकिन वो ख़ुद ही बेंच से उठकर जो है वो चले गए, बेंच का हिस्सा नहीं रहे। और ख़ैर आज एतज़ाज़ अहसन ने भी ये कहा है कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने 9 रुकनी जो ये लार्जर बेंच ही होता है सुप्रीम कोर्ट का,
वो बनाने में भी वो कामयाब हुए हैं। या आप इसको फुल कोर्ट इस अंदाज से भी कह सकते हैं कि अगर 17 रुकनी, क्योंकि 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर 17 जजेस हों और वो फुल कोर्ट होती है, लेकिन 9 जजेस भी आलमोस्ट जो है वो लार्जर या फुल कोर्ट इस तरह से तस्वुर किया जा सकता है कि अगर 9-0 से फ़ैसला आ जाए तो फिर अगर 17 रुकनी होता है तो बेशक बाकी 8 के 8 दूसरी तरफ भी हों तो 9-8 से फ़ैसला होता है। तो इस वजह से ये बड़ी कामयाबी भी थी 9 रुकनी बेंच बनना। तो बहरहाल ये आज की अहम तरीन तफसीलात ने राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।